नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो फ्रेंड्स, आज से हम न्यू सेशन के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारा पहला वीडियो साइंस पर होने वाला है और साइंस में पहला चैप्टर आपका रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और नोट्स को बनाते चलेंगे फ्रेंड्स। और अगर वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सभी दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर आपका न्यू सेशन न्यू सत्र का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग वीडियो को देखें और नोट्स को बनाइए और पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है साथियों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो वह क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो उन दोनों पदार्थों के बीच जो क्रिया होती है, जिस प्रकार वो एक नया पदार्थ बनाते हैं, उनके बीच जो प्रक्रिया हुई होती है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब आइए थोड़ा एक बार परिभाषा को देखिएगा आप लोग। जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इन पदार्थों के बीच जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, परिभाषा तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2A कैल्शियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक यौगिक है। ये दोनों आपस में मिल करके, अब देखिए ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो इनके बीच क्रियाएं होंगी और क्रियाएं करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यही चीज जो इनके बीच क्रिया हुई है तब ये नया पदार्थ बनाए रहे हैं। तो इनके बीच जो क्रिया हुई है इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीन घटक होते हैं। एक होता है अभिकारक, उसके बाद दूसरा होता है उत्पाद और तीसरा आपका होता है उत्प्रेरक। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इधर तीर के इधर वाले भाग को अभिकारक कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। और तीर के इधर वाले भाग को उत्पाद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। और उत्प्रेरक को कैटालिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये और दो पदार्थ ये और बी जो हैं, ये दो अभिकारक हैं, आपस में मिलकर यक्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में CD उत्पाद बना रहे हैं। तो ये एक प्रतीक हो गया। अब प्रतीक के हिसाब से अब मैं आपको बताऊंगा अभिकारक की परिभाषा, उत्पाद की परिभाषा, उत्प्रेरक की परिभाषा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पहला आपका टॉपिक है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अभिकारक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो क्रिया हुई है, यहाँ पर जैसे ये और बी दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो यही अभिकारक हो गया। और यही दोनों आपस में भाग ले रहे हैं उत्पाद बनाने के लिए, तो ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। मतलब तीर के इधर वाले भाग को अभिकारक कहते हैं और इधर वाले भाग को उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन अगर आप इसका परिभाषा बताना चाहते हैं तो बताएंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम बताएंगे उत्पाद किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो उत्पाद को ध्यान दीजिए आप लोग। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसी नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। अब उत्पाद तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपका अगला टॉपिक है उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो उत्प्रेरक को भी जान लीजिए फ्रेंड्स। उत्प्रेरक बहुत ही इजी चीज है। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया की वेग मतलब दर को घटा देता या बढ़ा देता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, मान लिया मैंने दो पदार्थों को आपस में मिलाया और इनके बीच क्रिया हुई, तो उत्प्रेरक क्या करता है, इनके बीच क्रिया को या तो जल्दी संपन्न कर देगा या तो थोड़ा वेग घटा देगा, थोड़ा लेट में संपन्न होगा। तो वह पदार्थ, अब आप बताएंगे, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा व बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, उत्प्रेरक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपने इस टॉपिक से संबंधित जो है जितनी भी आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं चैप्टर्स का जो मतलब है,
तो आपने रासायनिक अपक्रिया जाना, रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद, ये आपने जाना। अब आइए रासायनिक समीकरण पे बात करते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण की परिभाषा कैसे आपको बताना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक को संकेत के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स, जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी प्रदर्शित होती है, प्रदर्शित रासायनिक समीकरण को, जिसमें अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों चीज दर्शाए गए होते हैं, उसी पूरी सिस्टम को, उसी पूरी निकाय को रासायनिक समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ से फ्रेंड्स कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ध्यान दीजिए किसी भी रासायनिक समीकरण में फ्रेंड्स जो आपका अभिकारक और उत्पाद होता है, तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्राएं बराबर बराबर होंगी, उसमें जो अणु उपस्थित होते हैं वो दोनों तरफ की मात्राएं जब बराबर होंगी, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए थोड़ा परिभाषा के थ्रू समझिए इसे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें बाईं ओर के अभिकारक तथा दाईं ओर के उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही फ्रेंड्स मैंने बताया, यहाँ पर बाईं ओर और दाईं ओर के हिसाब से परिभाषा बताया गया है। तो आपको अभिकारक और उत्पाद को समझना है। बाईं और दाईं ओर का मतलब अभिकारक और उत्पाद का मतलब समझना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल पर देखिए, मैग्नीशियम प्लस सल्फर आपस में क्रिया किए हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाए हैं। अब देखिए मैग्नीशियम का एक अणु इधर भी है और सल्फर का एक अणु इधर है, तो दोनों तरफ आपस में मिलकर MgS बनाए। तो एक अणु इधर है, एक अणु इधर भी है, तो पदार्थ की मात्राएं दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो जब बराबर रहेंगी तो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। आई होप कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आप अगला टॉपिक ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, द्रव्यमान संरक्षण का मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहना, सुरक्षित रहना। तो इस नियम को आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था फ्रेंड्स। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य या पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आइए थोड़ा परिभाषा को देखिए आप लोग। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो वही जैसा कि मैंने आपको समझाया, वही चीज़ आपको परिभाषा में लिख देना है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स, नोट्स बनाते चलिए। आइए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, इसके सभी प्रकार को ध्यान दीजिएगा, और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो रासायनिक अपक्रियाएं मुख्य रूप से फ्रेंड्स 11 प्रकार की होती हैं। मैं आपको 11 प्रकार बताऊंगा, ध्यान से आप समझिएगा। आइए पहला अभिक्रिया आपका है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, आपको किसी भी प्रकार से डिफिनीशन पूछा जाए तो आपको वही चीज़ समझना है। आइए फ्रेंड्स इसका जो है परिभाषा समझिए। योगात्मक का मतलब होता है फ्रेंड्स योग। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके फ्रेंड्स क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए परिभाषा को एक बार पहले समझिए। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अणु, तो पदार्थ या अणु दोनों प्रकार से आप कहेंगे, परस्पर संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं या कहलाती हैं, ऐसा भी आप बता सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर CH2 ये आपका एथिलीन है, यह HBr से क्रिया करेगा तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में फ्रेंड्स। तो ये आपस में मिल करके CH3CH2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और उसके बाद Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, दोनों आपस में मिलकर एक पदार्थ बना लेंगे।
केवल एक उत्पाद बना लेंगे, तो ये आपका योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा और दोनों आपस में मिलकर ब्रोमोएथेन बनाएंगे, तो ये आपका योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और नहीं कई एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने कई एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखा है, तो आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है फ्रेंड्स, ठोस अवस्था में है। H2O ये लिक्विड अवस्था में है। तो ये दोनों आपस में मिलकर बुझा चूना बनाए हैं, आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ आपस में बना रहे हैं, तो ये आपका योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा। COCl2 कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन आपस में मिलकर फास्जीन बनाए हैं, इसका नाम फास्जीन है फ्रेंड्स, नाम मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। COCl2 फास्जीन गैस है, ये आपस में मिलकर फास्जीन गैस बनाए हैं। अमोनिया प्लस HCl ये आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ बनाए हैं, आपस में दोनों क्रियाएं की और मिल गई, आपस में एक एक में हो गई, एड हो गई, तो NH4Cl नौसादर बना लिए, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कह सकते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आपका अगला टॉपिक्स है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका दूसरा जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। आइए फ्रेंड्स विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे को हटाना, विस्थापित कर देना, विस्थापन कहलाता है फ्रेंड्स। आइए थोड़ा परिभाषा को ध्यान दीजिए। जैसे वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक, फ्रेंड्स दो अभिकारक आपस में मिलते हैं, तो जिनमें से एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के यौगिक या तत्व को, मतलब यौगिक वाले भाग को या तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापित का मतलब उसको उसके स्थान से हटा दे, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल आप समझिए, अभी तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ पर आयरन जो है कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, तो ये क्या करता है, आयरन कैल्शियम को विस्थापित कर देता है, मतलब कैल्शियम को हटा देता है और इसके स्थान पे ये बैठ जाता है। तो जब ये इसको हटाकर ये इसको हटा दिया और ये यहाँ पर आकर बैठ गया, तो यही विस्थापन हो गया। तो देखिए FeSO4 बना लिया और कैल्शियम को, सॉरी फ्रेंड्स कैल्शियम नहीं, ये कापर है, कापर सल्फेट है, सॉरी फ्रेंड्स कापर सल्फेट कर लीजिएगा। तो ये इसको विस्थापित कर दिया और कापर को अलग कर दिया, तो कापर जो है विस्थापित हो गया, यही आपकी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ सोडियम है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करने के बाद फ्रेंड्स ये क्या करता है, सिल्वर को सोडियम विस्थापित कर देता है, इसको इसके स्थान से हटा देता है और यहाँ पर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना लेता है और उसके बाद सिल्वर को अलग अलग कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो यही फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको दूसरी अभिक्रिया की ओर ले चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका दूसरा अभिक्रिया, ये फ्रेंड्स आता है आपका तीसरे अभिक्रिया के अंतर्गत, अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए इसमें दो अभिक्रियाएं आती हैं, अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स जो अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में पूर्ण हो जाएं, मतलब आप इसको एक दूसरे भाषा में समझिए, जैसे दो पदार्थों को आपस में मिला करके एक नया पदार्थ आपने बनाया। अब अगर आप नए पदार्थ के द्वारा पुनः उस पदार्थ को उसी रूप में, जैसा कि जिस रूप में पहले था उस रूप में आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये जो आपस में प्रोसेस हुआ फ्रेंड्स, ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। आइए थोड़ा परिभाषा को ध्यान दीजिए आप लोग। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल अग्र दिशा में चलकर ही पूर्ण हो जाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, AgNO3 HCl सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड AgCl बनाता है। उसके बाद HNO2 से NO3 से क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेता है। तो यहाँ पर ये आपस में मिल करके जो ये एक इस प्रकार का पदार्थ बनाए हैं, इसके द्वारा अब आप इसे नहीं बना सकते हैं, तो यही फ्रेंड्स आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी दूसरी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को ध्यान दीजिए। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जाम्पल पहले आप अलग से समझिए। मान लिया जाए आप पानी को बर्फ बना दिए, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा,
तो ये तो आपका जो है फ्रेंड्स क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। लेकिन अगर आप दूध के द्वारा दही बना दिए, तो आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो दूध से दही नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। लेकिन आप बर्फ से पानी बना दे, पानी से बर्फ बना दे, तो ये तो आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। सेम वही चीज आपको समझना है फ्रेंड्स। यहाँ पर वह अभिक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल इसका देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हूँ फ्रेंड्स। H2 हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस आपस में मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा फ्रेंड्स हम इसको अलग अलग डिवाइड करके फिर आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस अलग अलग बना सकते हैं। तो ये हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला अभिक्रिया, चौथा अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो वियोजन का मतलब होता है फ्रेंड्स अलग होना, टूट जाना। तो ध्यान दीजिए, जब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे ये मान लिया जाए ये पेन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। तो इस पेन को अगर हम तोड़ दें, दो भागों में टूट दें, तो यही हमारा वियोजित हो जाना एक प्रकार का वियोजन हो गया। लेकिन यहाँ पर पदार्थों के आधार पर आपको बताना है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स जब अभिकारक जो है, कोई भी अभिकारक जो अभिकारक होता है, जो क्रिया करने जाता है, मतलब जो प्रारंभिक में क्रिया करता है, वही फ्रेंड्स जब ताप दाब के प्रभाव से टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए थोड़ा परिभाषा को देखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अधिक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा एग्जाम्पल समझिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया है। अब आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान दीजिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है फ्रेंड्स। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, ताप जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये यहाँ पर दो या दो से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक उत्पाद लिया है और इसको क्रिया में, कि जब इसकी क्रिया करवाए हम तो ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाया। तो ये हमारा एक प्रकार की जो अभिक्रिया है फ्रेंड्स, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया। उसके बाद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फ्रेंड्स जब टूटता है तो PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब मैं फ्रेंड्स आपको अगला अभिक्रिया बताऊंगा, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब अपघटन का मतलब भी अलग होना होता है फ्रेंड्स। आइए थोड़ा परिभाषा को आप देखिए। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण अपने अवयवी तत्वों या अन्य यौगिकों में अपघटित हो जाता है, मतलब टूटकर अलग हो जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स ये अभिक्रियाएं उष्मा, प्रकाश तथा वैद्युत आदि के द्वारा संपन्न हो। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल समझिए, देखिए ये एग्जाम्पल है इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, इसको समझिए, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कैल्शियम कार्बोनेट इसको जब गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। जब इसको उष्मा मिल जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यही हमारा अपघटन अभिक्रिया हो गया। तो फ्रेंड्स आपको अपघटन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब मैं फ्रेंड्स आपको अगला छठवां अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। छठवां अभिक्रिया है आपका उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो है आयनों या मूलकों में, फ्रेंड्स आयनों या मूलकों द्वारा जो है आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसको जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा परिभाषा को एक बार पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, आप परिभाषा को एक बार क्लियर कर लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय के फलस्वरूप नए उत्पाद का निर्माण होता है, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मेरी बात को एक बार ध्यान से समझिए आप लोग।
जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो किसी भी यौगिक में दो प्रकार का भाग होता है, एक धनात्मक भाग होता है, एक ऋणात्मक भाग होता है। तो पहले यौगिक का धनात्मक भाग दूसरे यौगिक के ऋणात्मक भाग से क्रिया करता है और दूसरे यौगिक का धनात्मक भाग पहले यौगिक के ऋणात्मक भाग से क्रिया करता है। तो यहाँ पर आयनों का आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान क्रिया होती है। आदान प्रदान प्रदान के जो है सिस्टम से आपस में एक दूसरे से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये हमारा उभय अपघटन अपक्रिया हो जाती है। आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। ये रहा फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखिए। HgNO3 NaCl ये यौगिक है, इसमें एक धनात्मक भाग है, एक ऋणात्मक भाग है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। Ag धनात्मक है, NO3 ऋणात्मक है, इसमें सोडियम धनात्मक है, Cl ऋणात्मक है। अब देखिए, इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से क्रिया करेगा, AgCl बनाएगा, इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से क्रिया करेगा, तो NaNO3 बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड। तो आपस में फ्रेंड्स ये दोनों है जो है एक आपस में आयनों के आदान प्रदान से, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, तो ये एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स उभय अपघटन अपक्रिया हो जाती है। इसी के आधार पर मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है, इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड है फ्रेंड्स, ये सिरका या अचार में पाया जाता है। इसमें इतना भाग ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो इतना ऋणात्मक भाग यहाँ पर फ्रेंड्स जो है धनात्मक भाग से क्रिया करेगा और CH3COONA सोडियम एसीटेट बनाएगा। उसके बाद इसका ऋणात्मक भाग इसके धनात्मक से क्रिया करेगा, जल बना लेगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको अगला टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अगला अभिक्रिया जो हमारा है उसे ध्यान से समझिएगा। मैं फ्रेंड्स आपको पढ़ाऊंगा उष्म रसायन अभिक्रिया या ताप रसायन अभिक्रिया। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स इसे आप लोग। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले उष्मीय परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उष्म रसायन या ताप रसायन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स जिन अभिक्रियाओं के अंतर्गत उष्माओं का अध्ययन होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है, उष्मा ग्रहण किया जा रहा है, तो ये सब फ्रेंड्स उष्म रसायन या ताप रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। अब आइए आपको एक एक करके दोनों का डेफिनेशन बताते हैं। पहला है फ्रेंड्स आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी का मतलब फ्रेंड्स जब दो पदार्थ आपस में मिलकर क्रियाएं करें तो उसमें उष्मा मुक्त हो, मतलब उसमें से उष्मा निकलने लगे, उत्सर्जित होने लगे, तो वह रासायनिक अभिक्रिया हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित का मतलब निकलती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। ये रहा एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर है, इसको जब पानी में डालते हैं तो दोनों आपस में क्रियाएं करके कैल्शियम ऑक्साइड बुझा चूना बनाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जब चूने पत्थर को पानी में छोड़ा जाता है तो ये बुझा चूना बनाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भाप निकलता है, उष्मा निकलती है, तो यही हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी लिख रखा है, आप इसको भी उसी आधार पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको अगले टॉपिक्स पे ले चलता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स आपका अगला उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो शोषी का मतलब शोषण हो, जिसमें उष्मा ग्रहण की जाए, जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो फ्रेंड्स, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है या उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जब उन्हें किसी उष्मा के माध्यम से एक नया पदार्थ बनाया जाता है उनके माध्यम से, तो उसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसमें उष्मा ग्रहण की जाती है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट फ्रेंड्स, इसको जब उष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तब ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तभी ये दो आपस में अलग अलग पदार्थ बनता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो गया, उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ी इसको तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। यहाँ पर इसी के माध्यम से मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स।
अगला रहा फ्रेंड्स आपका ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें तत्वों की संयुक्ताओं में परिवर्तन हो जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संयुक्ता का मतलब होता है जिस कारण आपस में जुड़े होते हैं, बंध बनाए होते हैं। तो संयुक्ता मतलब जब उनकी संयुक्ता बदल जाए। जैसे फ्रेंड्स किसी की संयुक्ता 2 है और रासायनिक अपक्रिया में उसकी संयुक्ता परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो ये हमारा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया हो गई। आइए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। मैग्नीशियम का 2 प्लस ऑक्सीजन का 2 माइनस हो जाता है और यहाँ पर इस अवस्था में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं 0 होती हैं। लेकिन इस अवस्था में क्रिया के पश्चात ये फ्रेंड्स परिवर्तित हो जाती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 -2 हो जाती है। तो ये आपका फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया हो गया। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको अगले रिएक्शन की तरफ ले चलता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर है, नोट कर लीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा। द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, अभिकारकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से अपक्रियाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स एक बार परिभाषा को ध्यान दीजिए, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन या आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैंने जैसा कि आपको इसके पहले अपक्रिया में एक समझाया था कि जब एक धनात्मक भाग, किसी यौगिक का एक धनात्मक भाग दूसरे यौगिक के ऋणात्मक भाग से क्रिया करता है, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आइए थोड़ा एग्जाम्पल पे ध्यान, ये रहा फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl, इसका धनात्मक भाग इसके ऋणात्मक भाग से क्रिया करता है, फिर इसका ऋणात्मक भाग इसके धनात्मक भाग से क्रिया करता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार धनात्मक ऋणात्मक आपस में क्रिया करते हैं, तो इनके बीच धनात्मक फ्रेंड्स आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यही हमारे द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको अगली अपक्रिया की ओर ले चलता हूँ। फ्रेंड्स ये आपका अगला अपक्रिया है अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो पदार्थों के विलयनों को मिलाने पर एक पदार्थ आविलय अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को विलय रूप में, मतलब उसको एक विलयन के रूप में बना लेते हैं फ्रेंड्स, लिक्विड के रूप में आपस में मिलाते हैं फ्रेंड्स, तो एक पदार्थ अवक्षेप के रूप में अलग हो जाए, तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए फ्रेंड्स, जैसे जब आपको डिटर्जेंट पाउडर पानी में घोलना हो, तो पानी के ऊपर डिटर्जेंट जब आप घोल दिए, तो पानी के ऊपर आपका डिटर्जेंट का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वही आपका फ्रेंड्स अवक्षेप हो गया। तो उस प्रकार उसे अवक्षेपण अपक्रिया कह सकते हैं। आइए फ्रेंड्स एग्जाम्पल को देखिए। फ्रेंड्स ये रहा आपका एग्जाम्पल, AgNO3 HCl से क्रिया करता है, तो यहाँ पर AgCl अवक्षेप के रूप, AgCl एक सिल्वर क्लोराइड बनाता है और HNO3 अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। तो ये आपकी अवक्षेपण अपक्रिया हो गई। अब मैं फ्रेंड्स आपको अगला अपक्रिया बताऊंगा। बताया था कि अपक्रियाएं 11 प्रकार की होती हैं, तो मैंने 11 अपक्रियाओं को आपको, ये जिसमें से लास्ट अपक्रिया है फ्रेंड्स, आपको 11 अपक्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद अब ये हमारा लास्ट अपक्रिया है फ्रेंड्स, इसमें दो अपक्रियाएं आती हैं, तीव्र अपक्रियाएं या मंद अपक्रियाएं। तो तीव्र का मतलब होता है फास्ट और मंद का मतलब होता है स्लो फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, तो वह अत्यंत तीव्र गति से क्रिया करके नया पदार्थ बना लें, तो वो हमारी तीव्र अपक्रिया हो गई। वही चीज़ आपको परिभाषा में भी बताया गया है, मैं जैसा आपको बोल देता हूँ वैसा आप सुनकर लिख लीजिए, या यहाँ पर आपके सामने नोट किया गया है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप नोट्स जो है अच्छी तरीके से बना सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करें,
तो उसे तीव्र अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान दीजिए आप। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, NaOH HCl को आपस में मिलाया जाता है तो ये आपस में मिलकर बहुत तीव्र गति से जल और लवण बनाती हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स तीव्र अपक्रिया हो गया। BaCl2 को H2SO4 में मिलाते हैं तो ये बहुत जल्द ही आपस में क्रिया करके BaSO4 + 2HCl बनाती हैं। तो फ्रेंड्स ये दो तीव्र अपक्रियाएं हो गई। अब मैं आपको इसका अगला अपक्रिया बताऊंगा, मंद अपक्रिया। फ्रेंड्स ये रहा फ्रेंड्स आपका मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, मैं जैसा बोल देता हूं आप वैसा भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपके सामने नोट है, आप नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वह कुछ समय बाद तत्काल क्रिया ना करके कुछ समय बाद क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाती हैं, तो उस अपक्रिया को मंद अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। आइए इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल, C6H12O6। फ्रेंड्स ये क्या होता है, जब क्रिया करता है तो बहुत काफ़ी समय पश्चात एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये फ्रेंड्स हमारी मंद अपक्रिया हो गई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स संक्षारण के बारे में। संक्षारण का मतलब होता है फ्रेंड्स जंग का लगना, जिसको आप कहते हैं मोर्चा लगना। तो संक्षारण के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है संक्षारण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरेजन। तो संक्षारण का मतलब होता है फ्रेंड्स जंग लगना अर्थात मूर्छा लगना। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मूर्छा किस प्रकार से लगता है, जब लोहे या अन्य धातु की वस्तुओं को किसी नमी युक्त स्थान पर काफ़ी समय के लिए छोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें जंग लगने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है। तो यही हमारी घटना जो है संक्षारण कहलाती है। आप इसका डिफिनीशन देखिए फ्रेंड्स, कुछ धातुओं को नमी युक्त स्थानों पर रखने से उनका क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसा बता सकते हैं अथवा करके, धातुओं को नमी युक्त स्थानों पर क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसका दो डिफिनीशन आपको बता दिया है। जैसे जैसे फ्रेंड्स आप इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, जैसे लोहे पर जंग लगने का सूत्र, लोहे पर जंग लग जाना ही संक्षारण है। जैसे लोहे पर जंग लगने का सूत्र होता है फ्रेंड्स Fe2O3 × XH2a, ये लोहे पर जंग लगने का सूत्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा संक्षारण को रोकने का उपाय, जंग लगने से आपको कैसे रोकना है। तो आइए इसके उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स संक्षारण को रोकने के उपाय। तो संक्षारण को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं फ्रेंड्स। जैसे आप किसी भी धातु की सतह पर पेंट लगा दें, उसकी परत पर ग्रीस लगा दें या अन्य कोई परत चढ़ा दें तो जंग का लगना रुक जाता है। तो यही हमारा संक्षारण का उपाय हो गया पहला। उसके बाद दूसरा उपाय फ्रेंड्स क्या है, लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स लोहे की सतह पर अगर जिंक की परत चढ़ा दिया जाए तो इससे जंग का लगना रुक जाता है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला उपाय है, क्रियाशील धातुओं को अन्य धातुओं के साथ मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है, जिसे संक्षारण रुक जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब किसी धातु में क्रियाशील धातु मिला दिया जाता है तो वह आपस में मिश्र धातु बना लेती हैं और मिश्र धातुओं पर संक्षारण कभी नहीं होता है फ्रेंड्स, उस पर संक्षारण रुक जाता है। अब मैं फ्रेंड्स आपको संक्षारण के बाद पढ़ाऊंगा विकृत गंधिता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंसिडिटी। विकृत गंधिता का मतलब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो विकृत गंधिता का मतलब, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा फ्रेंड्स। रैंसिडिटी का मतलब होता है जब फ्रेंड्स किसी तेल युक्त में बने हुए पदार्थ को, मतलब फ्रेंड्स जो तैलीय पदार्थ होता है तेल युक्त, जैसे कोई पदार्थ जो तेल में बना हुआ होता है, जैसे नमकीन वगैरह और बहुत सारे पदार्थ हो गए जो तेल में बने हुए होते हैं फ्रेंड्स। तो इन्हें क्या होता है, कुछ समय के लिए अगर कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो इनका गंध और स्वाद बदल जाता है। स्वाद या गंध का मतलब एक ही होता है फ्रेंड्स। तो उनका स्वाद बदल जाता है। इसी परिवर्तन को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहते हैं। थोड़ा परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होने से खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की घटना को विकृत गंधिता कहते हैं फ्रेंड्स। मैंने जैसे कि आपको बताया ना फ्रेंड्स कि क्या होता है, कुछ समय के लिए छोड़ देने से उनका स्वाद बदल जाए। इसीलिए फ्रेंड्स क्या होता है, आजकल जो आपकी
पैकेज में, नमकीन का पैकेज जो आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर के भेजा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, उसकी स्वाद को परिवर्तित नहीं होने देता है। तो आपकी चिप्स की पैकेज हो गई, नमकीन की पैकेज हो गई, फ्रेंड्स कुरकुरे हो गया, तो इन सब में जो है नाइट्रोजन गैस भर के भेजते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस उसकी स्वाद को परिवर्तित नहीं होने देता है। अब मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा इसके कुछ एग्जाम्पल, देखिए। खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करके विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। इसी कारण से चिप्स के थैली में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो मैंने आपको बताया वही चीज़ कि ये स्वाद को बदलने नहीं देता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर का वीडियो लाते रहूँगा फ्रेंड्स, और जब तक आपका पूरा साइंस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको एक चैप्टर का वीडियो फ्रेंड्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा। उसके बाद इस वीडियो के बाद फ्रेंड्स आपका मैथ का वीडियो आने वाला है। तो कल से आपका फ्रेंड्स मैथ का वीडियो भी आने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैटर बनाने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग हमारी मेहनत को समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत साथियों।